नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे हिंदी साहित्य क्लासेज प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर के लिए दोष पर आधारित जो है वो चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि काव्य में जो दोष हैं वो क्या विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसा कि मनुष्य में भी दोष होते हैं और मनुष्य में यदि दोष होता है तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि कोई अंधा है या लूला है, बेरा है, लंगड़ा है, तो उससे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से काव्य में यदि दोष होते हैं तो काव्य की महत्ता कम हो जाती है, काव्य का जो मूल्य है वो साथियों कम हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और बिना भागे हुए, बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके, और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें एक सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए नए नए वीडियो इसी तरीके से लेके आऊँगा। गुण के बारे में मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में, और आज हम जानेंगे दोष के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोष। दोष वैसे 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और वाक्य दोष। ये यदि भेद पूछे जाएँ तो आप ज़रूर इनकी प्रकारों को याद रखें। परिभाषा क्या होगी? बहुत सारी परिभाषाएं हैं विद्यार्थियों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो काव्य या सौंदर्य को, काव्य के सौंदर्य को हानि पहुंचाने वाले तत्व या अवसाद में बाधक तत्व दोष कहलाते हैं। अवसाद का अर्थ होता है आनंद, यानी कि काव्य के सौंदर्य को हानि पहुंचाने वाले तत्व दोष कहलाते हैं, या काव्य के आनंद में बाधक तत्व दोष कहलाते हैं। आप जैसा चाहे वैसी परिभाषा याद कर सकते हैं इसमें से। अब आगे बढ़ें तो इसमें देखो विद्यार्थियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वामन ने परिभाषा क्या दी है कि गुणों के विपरीत तत्व दोष कहलाते हैं। तो बहुत ही शायद और अच्छी परिभाषा, सरल परिभाषा, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। मम्मट की क्या परिभाषा है? मुख्य अर्थ की हानि, यानी भी दोष करता क्या है? जो मुख्य अर्थ निकलता है उसमें वो बाधा उत्पन्न करता है, तो हानि होती है, तो इसलिए उसको दोष कहते हैं। गुणों से काव्य की महत्ता बढ़ती है और दोष से काव्य की महत्ता या इम्पोर्टेंस जो है वो कम होती है। अगले परिभाषा एक और विश्वनाथ की है। तो इन्होंने क्या दी परिभाषा कि काव्य के सौंदर्य को हानि पहुंचाने वाली बात ही दोष है। काव्य के सौंदर्य को हानि पहुंचाने वाली बात विद्यार्थियों दोष कहलाती है। सेकंड ग्रेड में भी दोष आएंगे, काव्य दोष। अब हम प्रकारों के बारे में बात करें तो आपके कक्षा 12 हिंदी साहित्य में जो है वो व्याकरण के अंतर्गत 12 दोष बताए गए, लेकिन इसमें कुछ 7-8 दोष ही ऐसे हैं महत्वपूर्ण जिनके जो है वो आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, या उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। आप प्रश्न ऐसे आ सकते हैं: क्लिष्टत्व और श्रुति कटत्व दोष को से उदाहरण समझाइए, या एक पंक्ति आ जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें दोष का नाम बताते हुए परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार आपको इनके लक्षण भी जानने हैं और उदाहरण भी देखने। तो श्रुति कटत्व, श्रुति यानी सुनने में, कटत्व यानी कड़वा लगे। जो सुनने में कड़वा लगे या अप्रिय लगे कानों को, कर्ण अप्रिय हो, वो वहाँ पर श्रुति कटत्व दोष होता है, और ये दोष है शब्द दोष। तो जैसे वीर रस में, ओज गुण में भी ये हो सकता है। परोक्ष वर्ण होते हैं इसमें, ट ठ ढ वर्ण होते हैं, तो ये ट ठ ढ वर्ण आपके ओज गुण में भी है। संयुक्त वर्ण होते हैं और पंचमाक्षर होते हैं, तो वहाँ पर उसे श्रुति कटत्व दोष कहते हैं। उदाहरण के रूप में, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता। तो यहाँ पर धृष्टता शब्द में देखो आप, संयुक्त वर्ण है, टे आया है ना, तो मूर्धन्य शब्द वर्ण भी यहाँ पर आए और संयुक्त वर्ण भी है। तो ये धृष्टता पर क्या न विश्व उत्कृष्टता करती विचार उत्कृष्टता। तो विश्व उत्कृष्टता और विचार उत्कृष्ट दोनों शब्दों में आपके श्रुति कटत्व दोष हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आराम से आपको श्रुति कटत्व दोष विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और अपना समाधान कर सकते हैं। एक और उदाहरण है इसका, शीतल छाई सांस्कृतिक सूर्य। तो सांस्कृतिक है, शीतल छाई है, यहाँ पर संयुक्त वर्ण है, इसलिए इसमें आपके श्रुति कटत्व दोष है। सुनने में जो अच्छा नहीं लगे, ग्राम्यत्व दोष दूसरा, यह भी शब्द दोष है। ग्राम्यत्व का मतलब हो गया ग्रामीण, यानी गंवारू, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग, जो शिष्ट नहीं लगे, बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगे। तो जैसे यहाँ पर है, मूंड पे मुकुट धरे सोत है गोपाल। मूंड पे मुकुट धरे
धरे शब्द लिखना है बीच में। शोथ है गोपाल, तो मूंड मतलब सही नहीं है ना, ये ग्रामीण शब्द है एक तरीके से, तो ग्रामित्व शब्द है, अशिष्ट है। उसी प्रकार से तो इसमें है मूड में मचक मचक मचलो, तो ये ना मचक मचक में आपके ग्रामित्व है, ये ग्रामीण भाषा का लोकल स्थानीय शब्द है, तो इसमें मचक मचक में ग्रामित्व दोष है। तो परिभाषा क्या होगी, गंवार और अश्लील शब्दों का प्रयोग जब साहित्य में किया जाता है तो उसे ग्रामित्व दोष कहते हैं। अगला दोष है विद्यार्थियों, दो दोष हमने पढ़ लिए हैं, दो दोष, एक तो श्रुति कटत्व है, दूसरा ग्राम्यत्व है। अगला तीसरा है अकर्मत्व दोष। तो अकर्मत्व यानी जिसका कर्म सही नहीं है, ए यानी नहीं है, कर्म यानी क्रम। व्याकरण की दृष्टि से कर्म जब सही नहीं हो तो उसे कहते हैं अकर्मत्व दोष। और ये अकर्मत्व दोष किसका, वाक्य का होगा, तो ये वाक्य दोष है आपके, इसे वाक्य दोष के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे यहाँ पर अमानुषी भूमि अवानरी करो, तो ईश्वर का कर्म जो है ना पूरे वाक्य का सही नहीं है विद्यार्थियों। कैसे, अवानरी भूमि के पूर्व होना चाहिए, है ना। अवानरी जो शब्द है ये भूमि शब्द के पहले यानी यहाँ आना चाहिए बीच में, यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे क्या, वापस सही कर्म क्या होगा, अमानुषी अवानरी भूमि करो, तब इसका कर्म सही होगा। अगला दोष है अर्थ दोष, और अर्थ दोष में शामिल है कौन सा, दुष्कर्मित्व दोष, जिसमें दुष् उपसर्ग है, कर्म और तव वो प्रत्यय है। तो दुष्कर्मित्व दोष में क्या होगा, अकर्मत्व तो कर्म गलत होता है ना, कर्म सही नहीं होता है, और दुष्कर्मित्व में दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं, दुष्कर्मित्व में बुरा कर्म होता है लोक व्यवहार की दृष्टि से, तो उसे दुष्कर्मित्व है, और उसमें वाक्य में शब्दों का कर्म सही नहीं होता है व्याकरण की दृष्टि से। तो ये ध्यान रखना, इसमें लोक व्यवहार की दृष्टि से बुरा कर्म होता है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से कर्म सही नहीं होता, तो वह कर्म, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आप भ्रमित नहीं है, आराम से याद करें। दुष्कर्मित्व यानी बुरा कर्म, दुष् का अर्थ ही बुरा है शब्द का। तो अब यहाँ पर देखो आपके राजन हेतु तुरंग मोही अथवा देव मतंग, तो यहाँ पर जो है इसमें है 5 दे दो या दे दो अथवा 50, तो पहले 50 की मांग करनी है, जो 5 नहीं दे सकता तो वह 50 कहाँ से देगा, तो इसमें कर्म बुरा कर्म है। राजन है तुरंग मोही अथवा मतंग, तो पहले मतंग की मांग करनी चाहिए, बाद में तुरंग की मांग करनी चाहिए, तो लोक व्यवहार की दृष्टि से का कर्म सही नहीं है, ये है। अब उसी प्रकार से अगला दोष है अप्रतित्व दोष, ये भी अर्थ दोष है, नहीं दिखना, अप्रतित्व मतलब नहीं दिखना, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग नहीं दिखना चाहिए, दिखना नहीं, अर्थात वे शब्द जो किसी शास्त्र विशेष में चलते हैं और उनका प्रयोग यदि काव्य में किया जाए तो वहाँ पर उसका अर्थ नहीं जान सकेगा या अर्थ नहीं निकल पाएगा, तो वहाँ होता है अप्रतित्व दोष। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कोई विशेष शास्त्र में चलता हो या होता हो, और यदि वो काव्य में किया जाए उसका प्रयोग, तो वहाँ पर अप्रतित्व दोष होता है। जैसे ये तल बसी दुख देत है, ये तेरे अनुभाव, ये दोष अनुभाव शब्द में, अनुभाव शब्द यहाँ नहीं आएगा, ये शास्त्र विशेष में ही चलता है। जैसे रस में रहता है इसका अनुभाव, विभाव, संसारी भाव, स्थायी भाव, वहाँ पर तो यहाँ नहीं होगा इसका, इसलिए अप्रतित्व दोष है। उसी प्रकार से तो अब विद्यार्थियों आगे है क्लिष्टत्व दोष, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, कर्मत्व, श्रुतिकटत्व, दुष्कर्मत्व, यही दोष हैं जो मैं खास है। क्लिष्टत्व दोष का अर्थ होता है, क्लिष्ट का मतलब होता है कठिनता से, यानी आसानी से समझ में नहीं आए, जिसके लिए माथापच्ची करनी पड़े, तो वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। जिसका अर्थ बड़ी कठिनता से ज्ञात हो वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। अब बहुत सारे इसके अर्थ हैं, ये जो है उदाहरण है, और भी उदाहरण, जैसे मैंने यहाँ पर लिखो, देखो एक उदाहरण लिखा, पहला उदाहरण, नकत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी का बरजे हम खात। नकत वेद यानी नक्षत्र 27, वेद यानी 4 वेद, ग्रह यानी 9 ग्रह, जोरी यानी जोड़ दो, और अर्ध करी यानी उसका आधा कर दो, 40 का आधा 20 कर दो, का बरजे कौन रोक सकता है, हम खात यानी हम खाएंगे, तो हम 20 यानी जहर, हम जहर खाएंगे, कौन रोक सकता है, ये इसका अर्थ होगा। लेकिन इस अर्थ को निकालने के लिए नक्षत्र वेद ग्रह सब जोड़ने पड़े, तब 40 वेद 40 का आधा 20 और 20 का मतलब जहर, जहर खाएंगे कौन रोक सकता है, बरजे यानी कौन, ये तो कठिनता से अर्थ निकला इसका। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखो, हे हर के हार आहार सुत मैं विनवत हूँ, तो वेरिन के पति सुतन से शीघ्र मिला दे मोय। तो यहाँ पर हे हर के हार है ना, यानी सांप, और
आहार यानी पवन, शुत यानी मैं विनतो हूँ तोय, वेरिन के यानी केकई के पति दशरथ, शुत उसके पुत्र राम से शीघ्र मिला दे मोय। तो यहाँ पर जो अर्थ निकला है भगवान राम से मिलाने के लिए जो है वो कठिनता से इसका अर्थ निकला है, इसलिए इसमें आपके क्लिष्टत्व दोष शामिल है। तो विद्यार्थी यहाँ पर इसका अर्थ नीचे भी मैंने लिख रखा है कि हे हनुमान जी, है ना, पवन पुत्र आहार श्रुतेन पवन पुत्र, मुझे राम लक्ष्मण से शीघ्र मिला दो। तो ये जो है वो यहाँ पर शिव जी के द्वारा ऐसा किया गया, लेकिन सीधा अर्थ निकल रहा था, इसको इतना घुमाया, वेरिन के पति शुतन से मिग्रे मिला दे मोय। उसी प्रकार से आगे एक और मैंने लिखा है यहाँ उदाहरण, अजा सहेली तासु रिपुता जननी भरतार, ताके श्रुत के मित्र को भजतूँ बारंबार, यानी कृष्ण को बार बार भजना है। ये बात कहने के लिए इतना यहाँ पर अजा सहेली यानी बकरी की सहेली भेड़, और भेड़ के दुश्मन कौन, कांटे भ्रूण, और उसकी जननी कौन, धरती, कांटों की जननी, भ्रूण की जननी कौन, धरती, और धरती के पति कौन, इंद्र, और इंद्र के पुत्र अर्जुन, और अर्जुन के मित्र कृष्ण को तू भज बारंबार। सीधा अर्थ निकला कृष्ण को भज तू बारंबार, लेकिन इसको इतना घुमा फिरा के दिया, तो इसलिए इसमें अजा शैली ताशुरी पुता जननी भरतार ताके श्रुत को मित्र को भज तू बारंबार, इतना गहरा अर्थ निकल रहा है। अब एक और उदाहरण इसमें है क्लिष्टत्व का विद्यार्थियों, षष्ठ चरण दो धरण पे तीन जीव दो नैन, उनके दुश्मन के श्रुत को सिमरू बारंबार, यानी षष्ठ चरण तो माता पिता और अर्जुन, निशरवण माता पिता तो 6 पैर हो गए, 2 धरण पे, 3 2 धरण पे, 2 उसने कंधे पर उठा रखे थे माता पिता को श्रवण ने, 3 जीव 2 नैन, 3 जीव है और 2 ही नैन है क्योंकि माता पिता नेत्रहीन है, तो इसलिए श्रवण की 2 आंखें हैं, उनके दुश्मन के श्रुत को, और उनके दुश्मन दशरथ जी, और दशरथ जी के श्रुत कौन, पुत्र यानी राम जी, और राम जी को सुमरो बारंबार। तो इस प्रकार ये क्लिष्ट दोष है। इसमें एक और उदाहरण है, इसमें सारंग ले सारंग चली, सारंग पुगियो आए, सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माँ, ये भी क्लिष्ट दोष है, जिसमें यमक अलंकार भी है विद्यार्थियों। अब 1-2 उदाहरण नहीं आपके दोष और मैं बता देता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्यों जितने आप अधिक जुड़ोगे उतना ही हमें मज़ा आएगा आपके लिए वीडियो बनाने में। तो पुनरुक्त दोष एक और है, जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, यानी जब शब्द एक शब्द से अर्थ निकल रहा है और बार बार उसी शब्द का अर्थ देने वाले शब्द अधिक काम में लिए जाए तो पुनरुक्त दोष होता है। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब वही बात दूसरे शब्दों के द्वारा पुनः कही जाए तो वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। जैसे दर्शी बड़ा था, रम्य, मंजू, सुंदर, मनोहर। अब मंजू का अर्थ भी सुंदर है, सुंदर का अर्थ भी मंजू है, और रम्य का अर्थ भी मंजू सुंदर है, सुंदर का अर्थ भी रम्य है, तो मनोहर ही है। इसमें रम्य शब्द का प्रयोग करने के बाद उसी अर्थ के लिए मंजू, सुंदर और मनोहर शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसमें आपके पुनरुक्त दोष है, क्योंकि 3 शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण भी है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, यहाँ जगत के बाद जहान संसार जहाँ प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी, जगत आ गया तो जहान का जरूरत नहीं थी, जगत जहान का भी अर्थ जगत ही होता है, तो पुनरुक्त दोष। न्यून पदत्व दोष, अब इसमें क्या होता है कि जहाँ शब्द की जरूरत होती है फिर भी उसमें शब्द कम होते हैं, तो वो न्यून पदत्व है, यानी कम शब्दों का प्रयोग। जहाँ वाक्य रचना किसी शब्द की कमी रह जाती है तो अर्थ पूरा नहीं निकलता है, उसे न्यून पदत्व दोष कहते हैं। जैसे उदाहरण है, तो भी सच है धर्मराज ज्वाला नहीं, ज्वाला नहीं थी, दुर्योधन के मन में वही वर्षों से खेल रही थी। क्या ज्वाला खेल रही थी, तो ज्वाला शब्द का उपयोग ही नहीं किया, इसलिए इसमें न्यून पदत्व दोष है, क्योंकि एक शब्द कम रह गया। उसी प्रकार से एक और जो है वो आपके यहाँ पर है, ये भी उदाहरण है, आप देख सकते हो इसमें। अब अगला है अधिक पदत्व दोष। अब इसमें क्या होता है, न्यून पदत्व का उल्टा है, ये विपरीत है भाई। अधिक पदत्व में एक से अधिक शब्दों का प्रयोग, जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए जो निरर्थक अर्थ हो देते हो, तो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। लिपटी पुष्प पराग में शनि श्वेद मकरंद, तो यहाँ इसमें पुष्प शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है, क्योंकि पराग शब्द से भी वाक्यार्थ की पूर्ति हो जाती है ना, पराग से भी हो सकती है, तो पुष्प का भी जो है वो मकरंद है, इन ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर दिया, ज़रूरत नहीं थी, इस कारण ये अधिक पदत्व दोष है, यानी कि एक से अधिक शब्द का प्रयोग होना। अब उसी प्रकार से अब कुछ यहाँ पर आपके लिए उदाहरण भी है, जैसे आचार्य दंडी ने दोष युक्त काव्य रचना करने वाले व्यक्ति को मूर्ख की संज्ञा दी है। वाक्य दोष, काव्य दोष 3 प्रकार होते हैं, अर्थ, शब्द और वाक्य। काव्य में दोष रस का आस्वादन बाधक होते हैं, यानी रस आनंद लेने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
उसी प्रकार से और भी है, शब्द की प्रतीति से पहले जो दोष जान पड़ते हैं उन्हें शब्द दोष कहते हैं। जो शब्द पुरुष यानी कठोर वर्ण के हो कारण सुनने में कड़वा लगते हैं या कटु लगते हैं उन्हें श्रुति कटु दोष कहते हैं। तो शब्द से परिभाषा श्रुति सुनने में। उसी प्रकार से जहाँ वाक्य में शब्द प्रयोग के अंतर्गत क्रमहीनता हो, यानी कर्म सही नहीं होता, अकर्म, तो ए का मतलब नहीं है कर्म, ए यानी नहीं और कर्म यानी कर्म, अकर्म दोष में कर्म की हीनता होती है, यानी कर्म उल्टा सीधा होता है। उसी प्रकार से आपके कविता में गंवारू और जो है वो ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, मूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ ग्रामित दोष होता है। जहाँ शब्द की तुरंत अर्थ समझ में नहीं मातापति करना पड़ता है, क्लिष्ट दोष होता है। और जहाँ वाक्य में मंगल और लज्जा सूचक शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर अश्लीलत्व दोष होता है। जहाँ वाक्य में कि शब्द की कमी रह जाती है तो उसे न्यून पदत्व दोष कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो है वो कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरह से उदाहरण ये दोष समझा दिए, काव्य दोष, और आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आगे होंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जुड़ें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद जय भारत।